बहुत बड़ी संख्या में लोग इजराइल के विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे हैं। यानी लोगों और सत्ताओं के बीच कम से कम इस मसले को लेकर एक बड़ी फांक नजर आती है। जंगी जहाजों को खामोश होना ही चाहिए। नरसंहार, हिंसा, हत्या, बलात्कार की शक्तियां बढ़ रही। वी हैव ए कंट्री ऑफ वर्ड्स। हमारे पास एक देश है शब्दों का। और मित्रों, वैसे तो अब तक आप पर ये जाहिर हो चुका है कि फिलिस्तीनी कविता के संचयन का संदर्भ क्या है। ये अजब वक्त है जब दुनिया भर में बहुत सारी सत्ताएं इजराइल का साथ दे रही हैं, जबकि इन्हीं देशों की बहुत बड़ी संख्या में लोग इजराइल के विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे हैं। यानी लोगों और सत्ताओं के बीच कम से कम इस मसले को लेकर एक बड़ी फांक नजर आती है। मैं लंदन में था जब वहाँ एक बहुत बड़ा प्रदर्शन इजराइल के खिलाफ और फिलिस्तीनियों के पक्ष में आयोजित हुआ। हमारी टैक्सी रोक दी गई और कहा कि इससे आगे हम नहीं जा सकते क्योंकि कोई गाड़ी और बस नहीं जा रही। और पता चला कि ये एक प्रदर्शन है और वो बहुत बड़ा था और मुझे बहुत एक तरह की आत्मिक प्रसन्नता हुई कि मैं बरबस ही उस प्रदर्शन में शामिल हो गया। संसार भर में दुर्भाग्य से नरसंहार, हिंसा, हत्या, बलात्कार की शक्तियां बढ़ रही। और इस अनाचार और अनैतिक उपक्रम में सत्ताएं, राजनीति, धर्म, मीडिया, बाजार सभी शामिल और सक्रिय हैं। इस समय गजा में इजराइल द्वारा किया जा रहा नरसंहार इस भयावहता का एक बेहद क्रूर संस्करण है। इस सब के बरक्स विश्व कविता में गहरा प्रतिरोध भी है। घटती मानवीयता, सतही भूमंडलीकरण और गैर बराबरी के बरक्स मानवीयता, करुणा और सहानुभूति, समझ और सहकार, स्थानीयता का इसरार करती कविता। कविता के इस मानवीय नैतिक प्रतिरोध में फिलिस्तीनी कविता की अग्रणी भूमिका है। अभी पूर्ण कह रहे थे, हम लोग तो 7वें दशक से फिलिस्तीनी कविता से परिचित हुए और महमूद दरवेश एक तरह से हिंदी के सर्जनात्मक भूगोल का एक अनिवार्य हिस्सा बन गए। और ये जो फिलिस्तीनी कवि है, जो अपनी ही मातृभूमि में निष्कासित है, वो खुली आंखों से रोजमर्रा का अपमान, हिंसा, बाधाएं, बंधन, बंदिशें देखता, दर्ज करता है, पर मानवीय गर्माहट, बिरादरी भाव, दूसरों की मानवीयता की पहचान भी शिद्दत से करता और बरतता है। फिलिस्तीनी कविता गवाही, हिस्सेदारी और जिम्मेदारी, यातना एक साथ है, पर वो कोई रियायत ढील मांगने वाली कविता नहीं है। ये नहीं कहती कि चूंकि हम फिलिस्तीन की व्यथा का, यातना का बखान कर रहे हैं, इसलिए कविता की शर्तों पर हमको न जांचिए। कविता की जो भी शर्तें आप तय करें, उस पर ये कविता, उसका अधिकांश सही सिद्ध होगा। और ये कविता मातृभूमि को भूगोल भर में नहीं, कविता में बचाने की कोशिश है, संघर्ष है। एक बेहद दुखद अर्थ में फिलिस्तीनी कविता मातृभूमि है, जिस पर कोई बेजा कब्जा अभी तक नहीं किया जा सका।
ऐसे अवसर आते हैं। मुझे याद आता है पोलैंड में एक ज़माने में ये अवसर था जब एक बार रूस ने और एक बार फिर जर्मनी ने उसको हथिया लिया, तो पोलिश कविता एक तरह से पोलैंड बन गई। पोलैंड वो जो गुलामी में फंस गया था, चाहे नाज़ियों की चाहे सोवियत गुलामी में, वो उससे मुक्त एक मातृभूमि बन सकती थी कविता में। और इस समय फिलिस्तीनी कविता सारी मनुष्यता का सबसे मार्मिक, सबसे नैतिक, सबसे प्रश्नवाचक रूपक है। इट्स अ मेटाफर इन आवर टाइम्स, the most moving, the most moral, and the most interrogative, and thereby the most human. उसमें गहरी स्थानीयता और सघन सार्वभौमिकता एक साथ, ऐसा कविता और मनुष्यता के इतिहास में पहले भी कम ही हुआ है। चूंकि फिलिस्तीनी कविता का नाम लगभग महमूद दरवेश से एकाकार ही होता आया है, तो उनकी एक कविता, हालांकि मैंने पाया कि मैं सोच रहा था कि मैं अलग से कर रहा हूँ, कि अपूर्वानंद जी ने उसका एक अनुवाद इसमें कर रखा है, पर बहरहाल मैंने भी किया तो उसका एक अंश। और उन्होंने इससे पूछा, तुम गाते क्यों हो? और उन्होंने कहा, और उसने कहा, मैं गाता हूं क्योंकि मैं गाता हूं। और उन्होंने उसके सीने में तलाशी ली और उन्हें सिर्फ उसका दिल मिल पाया। और उन्होंने उसके दिल की तलाशी ली, लेकिन उन्हें सिर्फ उसके लोग मिल पाए। और उन्होंने उसकी आवाज़ की तलाशी ली, लेकिन उन्हें सिर्फ दर्द मिल पाया। और उन्होंने उसके दर्द की तलाशी ली, लेकिन उन्हें सिर्फ कैद खाना मिल पाया। और उन्होंने उसके कैद खाने की तलाश ली, लेकिन उन्हें सिर्फ वे खुद जंजीरों में बंधे दिखाई दिए। महमूद दरवेश की ही कविता है जो उसमें शामिल है। ओ भद्र जनों, पैगंबरों, वृक्षों से उनका नाम मत पूछो, घाटियों से मत पूछो कौन है उनकी माँ। मेरे माथे से फूटती है रोशनी की तलवार, और मेरे हाथ से फूटा पड़ता है नदी का सोता। लोगों का दिल मेरी राष्ट्रीयता है। इस कविता ने बार बार राष्ट्रीयता और मातृभूमि और वतन को एक तरह से कविता के समतुल्य कर दिया है। और ये आकस्मिक नहीं है कि महमूद दरवेश ने एक पंक्ति कही है, वी हैव ए कंट्री ऑफ वर्ड्स, हमारे पास एक देश है शब्दों का। ज़करिया मोहम्मद का एक अंश है, आंसुओं की इस कसैली जिद के खातिर आइए आंखों का अभिषेक करें इस धरती के सबसे पवित्र संत के रूप में। कविता का काम नहीं है आंसू पोंछना, कविता को खाई खोदनी चाहिए जिसका बांध वे तोड़ दें और इस ब्रह्मांड को डुबो दें। माया अबू अल हयात, भटका हुआ नौजवान जो दिल और आत्मा निचोड़ देता है, वह था ही ऐसा। तब भी तुम शहीद हुए उसके पैदा होने से 8 साल पहले, और वह तुम्हारे जाने के 8 साल बाद। आप सोचें कि 8 की संख्या कितनी एक साथ क्रूर और मानवीय है। फदवा तूकान, काफ़ी है मेरे लिए रहना अपने मुल्क के आगोश में,
कि उसमें रहना करीब मुट्ठी भर मिट्टी की तरह, घास के गुच्छे की तरह, एक फूल की तरह। हुसाम मारूफ, पूरा मुल्क ढूंढ रहा है वो तस्वीर जिसमें सबका दुख इकट्ठा हो। दालिया ताहा, और क्योंकि शब्द हमारे बीच अब अंत की तरफ जा चुके हैं, बिना जोर से कुछ कहे, साथ साथ हम ललक रहे हैं उससे मिलने को। जबकि पहाड़ी पर पड़े सफेद दस्ताने धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, बदलते हुए जहरीले फूलों में। नाओमी शिहाब नेर, ये मुझे पता ही नहीं था कि ये फिलिस्तीनी है। इनका एक कविता संग्रह, 2 कविता संग्रह मेरे पास है, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। मैं चाहती हूँ होना फिर से खाली दिमाग, उस शिशु की तरह जो खिड़की से झांकती रोशनी की तरफ ताकती रहे, ये सोचते हुए कि वो मेरी है। गस्सान ज़ख्तान, Your Excellency, pardon my pronunciation because we might be mispronouncing the names. बेमतलब मैंने उनके घरों तक पानी पहुंचाया, उनके खच्चरों के लिए घास, उनकी मेज़ों पर तक शराब, उन्हें बुलाया उनके घटिया घरेलू नामों से और उनके बेवकूफ़ पेड़ों के तले प्रार्थना की। बेमतलब मैंने ढलान के पास एक लालटेन छोड़ी और दरवाजे पर दूध का ढका हुआ कटोरा और उसके ऊपर कुछ नहीं। परवान मसूल, सियासी न हो ऐसी कविता लिख सकूं, उसके लिए मुझे पंछियों को सुनना चाहिए, और पंछियों को सुन सकूं इसके लिए जंगी जहाज़ों को खामोश होना ही चाहिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।